सुप्रभात बच्चों। कक्षा 11 की हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कथा साहित्य की दूसरी कहानी जयशंकर प्रसाद कृत आकाशदीप का सारांश या कथानक पढ़ाऊंगी। ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उससे पहले मैंने आपको बताया था कि इसकी समीक्षा कैसे करनी है। इसकी समीक्षा मैं दोबारा बता देती हूँ। इसकी समीक्षा कहानी के तत्वों के आधार पर की जाती है, यानी कहानी के 6 तत्व होते हैं। कहानी के 6 तत्वों में नंबर 1 आपका होता है कथानक या कथावस्तु। नंबर 2 होता है पात्र और चरित्र चित्रण। नंबर 3 कथोपकथन व संवाद। नंबर 4 भाषा शैली। नंबर 5 देशकाल वातावरण। और नंबर 6 उद्देश्य। इस आधार पर समीक्षा की जाती है, यानी कि कथानक या कथावस्तु में शॉर्ट में आपको सारांश लिखना है। फिर उसमें कौन कौन से पात्र थे, तो दूसरे में पात्र और उनका चरित्र चित्रण लिखना है। फिर उनके जो कुछ कथन थे या संवाद थे, उस कथन को लिखना है। फिर भाषा शैली, इसमें कैसी भाषा शैली का प्रयोग हुआ है, कैसी है, उसके बारे में बताना है। और इस कहानी में कैसा वातावरण था, कैसा देशकाल था, वो बताना है। और इसका उद्देश्य क्या था। इस तरह से कहानी की समीक्षा की जाती है। और एक प्रश्न आता है कि प्रमुख नायक का चरित्र चित्रण लिखिए, या किसी एक प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। यानी कि ये प्रश्न आपके 5 नंबर में आते हैं। कभी कभी सिर्फ ये आता है कि कहानी का उद्देश्य लिखिए। तो हम आज पढ़ाएंगे आपको आकाशदीप कहानी का सारांश। आकाशदीप हिंदी के प्रसिद्ध कवि एवं कथाकार जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कहानी है। प्रस्तुत कहानी में कर्तव्य और प्रेम के द्वंद्व को प्रस्तुत कर कर्तव्य की विजय को दिखाया गया है। यह जयशंकर प्रसाद की आदर्शवादी कहानी है, जिसकी कथावस्तु संक्षिप्त में इस प्रकार है। कहानी की प्रमुख पात्र चंपा जाह्नवी नदी के तट पर स्थित चंपा नगरी के क्षत्रिय युवती थी। उसके पिता व्यापारी मणिभद्र के जहाज के प्रहरी थे। मणिगुप्त के जहाज पर डाकू बुद्धगुप्त आक्रमण कर देता है। डाकुओं से युद्ध करते हुए चंपा के पिता वीरगति को प्राप्त हो गए। चंपा अनाथ की भांति मणिभद्र के पोत पर रह रही है। एक दिन मणिभद्र ने उससे घृणित प्रस्ताव किया, जिसे उसने किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया। फलतः उसे बंदी बना लिया जाता है। बंदी अवस्था में चंपा से बंदी बुद्धगुप्त की भेंट होती है। बुद्धगुप्त और चंपा मुक्त होने के लिए योजना बनाते हैं। किसी प्रकार बंधन शिथिल हो मुक्त हो जाते हैं और मणिभद्र को मार देते हैं। पोत नायक बुद्धगुप्त की शरण ले लेता है। 2 दिन पश्चात पोत एक नए द्वीप पर पहुंचता है। बुद्धगुप्त उस द्वीप का नाम चंपा द्वीप रख देता है। दोनों को चंपा द्वीप पर रहते हुए 5 वर्ष बीत जाते हैं। चंपा ने बुद्धगुप्त के हृदय को बदल दिया। उसने दस्यु वृत्ति छोड़ दी और व्यापार करने लगा। द्वीप के निवासी बुद्धगुप्त को राजा और चंपा को महारानी के रूप में मानकर उनकी सेवा में लगे रहते थे। चंपा प्रतिदिन समुद्र तट के ऊंचे स्थान पर एक दीपक जलाकर रख देती थी। एक दिन बुद्धगुप्त ने पूछा कि वह ऐसा क्यों करती है। चंपा ने उत्तर दिया, मैं अपने पिता के लिए तथा भूले भटके यात्रियों को रास्ता दिखाने के लिए दीप जलाया करती हूँ। बुद्धगुप्त चंपा से प्यार करता है, किंतु चंपा अपने पिता के हत्यारे को हृदय से क्षमा नहीं कर पाती है। चंपा से वह बार बार प्रणय निवेदन करता है और उसे विश्वास दिलाता है कि वह उसके लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकता है। अंततः चंपा उसके सामने अपने हृदय हार दी जाती है और प्रतिशोध लेने के लिए छिपाई हुई कटार को निकालकर समुद्र में फेंक देती है। बुद्धगुप्त पूछता है कि क्या वह क्षमा कर दिया। इस पर चंपा कहती है, कदापि नहीं बुद्धगुप्त, मैं तुमसे घृणा करती हूँ, फिर भी मैं तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। जलदस्यु, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। चंपा रोने लगती है। एक दिन किसी समारोह का आयोजन किया जा रहा था। चंपा ने अपनी सहेली से पूछा, ये क्या है। जया ने कहा, आज रानी का ब्याह है। उसी समय बुद्धगुप्त आ जाता है। वह कहता है कि यदि तुम आज्ञा दो तो यह सच भी हो सकता है, परंतु चंपा नहीं स्वीकारती। बुद्धगुप्त उसे विश्वास दिलाता है कि उसने उसके पिता की हत्या नहीं की, वह दूसरे डाकू के हाथों मारे गए थे। चंपा को किसी तरह विश्वास नहीं होता। बुद्धगुप्त अनेक प्रकार से अनुनय विनय करता है, किंतु चंपा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अंततः वह चंपा के पैर पकड़कर कहता है, मैं भारत को लौटना चाहता हूँ, क्या तुम साथ चलोगी। इस पर चंपा एक पल को
उससे लिपट जाती है, उसको चूम लेती है, परंतु तुरंत ही चैतन्य होकर कहती है, तुम स्वदेश लौट जाओ, मैं यहीं इन निरीह भोले भाले प्राणियों की सेवा करूंगी। बुद्धगुप्त स्वदेश लौट जाता है। चंपा वहीं रहकर आजीवन दीप स्तंभ पर आकाशदीप जलाती रही।